हेलो एवरीवन। आज की क्लास में हम मेटल्स एंड नॉन मेटल्स को कंप्लीट करेंगे। एक ही वीडियो में हर एक टॉपिक कंप्लीट करेंगे और आपका एक भी क्वेश्चन नहीं रहने वाला एग्जाम में, ये मेरी गारंटी है अगर आपने ये वीडियो पूरी देख ली तो देखिए, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स बहुत ज़्यादा आसान चैप्टर है आपका, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। अब आपने देखा है कि जो आपका पीरियोडिक टेबल है उसमें लगभग 115 एलिमेंट हैं। तो जो एलिमेंट्स है कुछ क्या है, मेटल्स, और कुछ आपके नॉन मेटल्स। कुछ आपके किस फॉर्म में होते हैं, सॉलिड फॉर्म में होते हैं, और कुछ आपके गैस या लिक्विड फॉर्म में होते हैं। तो इनके बारे में डिटेल से देखिए। सबसे पहले भाई वही, एलिमेंट्स कैन बी क्लासिफाइड एज मेटल्स एंड नॉन मेटल्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर प्रॉपर्टी। भाई इनको क्लासिफाई अलग अलग कैसे पहचानेंगे, भाई किसको हम मेटल कहेंगे किसको हम नॉन मेटल कहेंगे, वो उसकी प्रॉपर्टीज पर डिपेंड करेगा। अब प्रॉपर्टीज क्या क्या है, 5-6 प्रॉपर्टी हैं। उनके आधार पर हमने क्या कर रखा है, इनको डिवाइड कर रखा है। भाई इनको मेटल्स कह देंगे जिनकी प्रॉपर्टी ऐसी है, और जिनकी प्रॉपर्टीज ऐसी हैं उनको क्या कह देंगे, नॉन मेटल कह देंगे। तो वही कुछ मेटल के एग्जांपल जैसे आयरन हो गया, एल्यूमिनियम, सिल्वर, कॉपर, ये सारे आपके क्या हैं, मेटल हैं। तो इन सभी में क्या कुछ समानता होगी, कुछ एक चीज ऐसी होगी जो सिमिलर है सभी में। नेक्स्ट आपके कुछ एक क्या है, नॉन मेटल, जैसे हाइड्रोजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, सल्फर और ऑक्सीजन। तो पहले हम इनकी फिजिकल प्रॉपर्टी करेंगे। तो जो फिजिकल प्रॉपर्टी है उसमें पहले सबसे पहले आता है लस्टर। क्या आता है भाई, लस्टर। यानी कि लस्टर का मतलब क्या होता है, शाइन, चमक। जैसे आप सभी आज मेहनत कर रहे हो, कल को आप भी जाके क्या चमकोगे। तो ऐसे ही जो आपके मेटल्स हैं वो चमकते हैं। जैसे ये मेटल है तो इसके अंदर क्या है, कुछ शाइनिंग है थोड़ी बहुत। तो जो भी मेटल्स हैं वो शाइन करते हैं, यानी कि उनके अंदर लस्टर होता है। मेटल्स हैव शाइनिंग सरफेस, जिनका सरफेस कैसा होता है, शाइनिंग। जैसे आपका सिल्वर हो गया, जैसे आपका गोल्ड हो गया, ये चमक होती है इनके अंदर, इसलिए इनकी कीमत ज्यादा होती है। नेक्स्ट, नॉन मेटल जो है इनका सरफेस शाइनिंग नहीं होता। जैसे ऑक्सीजन ले ली, क्या शाइनिंग सरफेस होगा, नहीं होगा। तो पहली प्रॉपर्टी कौन सी होगी, आपका लस्टर। तो आपके मेटल्स शाइन करते हैं और नॉन मेटल्स शाइन नहीं करते। क्लियर है। सेकंड, हार्डनेस, दे आर जनरली हार्ड। जो आपके मेटल हैं, जैसे ये है आपका, ये क्या है, मेटल। मेटल है तो ये क्या हो गया, हार्ड हो गया। तो जो भी चीज हार्ड हो ज्यादातर वो आपके मेटल कंसीडर होते हैं। जैसे सिल्वर हो गया, कॉपर, गोल्ड, ये हार्ड होते हैं, इसलिए इनको हम मेटल में कंसीडर करेंगे। दूसरा आपका जैसे गैसेस हो गई, कौन सी, हाइड्रोजन, हीलियम, या फिर आपका ऑक्सीजन, जो भी गैसेस हैं वो सभी आपके नॉन मेटल होंगे। क्यों, क्योंकि वो हार्ड नहीं होते। तो मेटल हार्ड होते हैं किस किस को छोड़कर, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा कि कौन कौन सा जो मेटल है या जो भी मतलब इस ग्रुप में आता है वो मेटल नहीं होता। तो मेटल जो है सोडियम और लिथियम या पोटेशियम हम बोल सकते हैं। तो सोडियम जो है वो आपका मेटल नहीं होता, यानी कि मेटल तो होता है, सॉरी, मेटल होता है लेकिन हार्ड नहीं होता। तो ऐसे कौन से मेटल हैं जो हार्ड नहीं होते, ये आपका एग्जाम में सीबीएसई क्वेश्चन पूछ सकता है। तो आपका आंसर क्या रहेगा, पोटेशियम, लिथियम या फिर सोडियम। ये सॉफ्ट होते हैं और इनको हम विद द हेल्प ऑफ नाइफ कट कर सकते हैं, काट सकते हैं। तो आपका जो भी सोडियम है, लिथियम है, पोटेशियम है, ये क्या होते हैं, सॉफ्ट होते हैं। लेकिन बाकी सारे के सारे मेटल कैसे होते हैं, हार्ड होते हैं। और यहाँ जनरली सॉफ्ट, जो नॉन मेटल है जनरली सॉफ्ट होते हैं किसको छोड़कर, आपका जो डायमंड है उसको छोड़कर बाकी सारे नॉन मेटल सॉफ्ट होते हैं। अब जो हार्डेस्ट मटेरियल नॉन है वो आपका क्या होता है, डायमंड। डायमंड एक नॉन मेटल होने के बावजूद भी क्या है, ये एक्सेप्शन। देखो, अगर आप केमिस्ट्री पढ़ रहे हो तो केमिस्ट्री में एक्सेप्शन तो आएंगे ही आएंगे। तो ये आपका एक्सेप्शन है वही, डायमंड अ फॉर्म ऑफ कार्बन विच इज द हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस। ये सबसे ज्यादा हार्डेस्ट सब्सटेंस होता है, लेकिन ये एक नॉन मेटल होता है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज हार्डेस्ट नॉन मेटल।
कि इनमें से कौन सा हार्डेस्ट नॉन मेटल है, तो आपका आंसर क्या रहेगा, डायमंड। या फिर एग्जामिनर आपको कैसे कंफ्यूज कर सकता है, वो आपसे क्वेश्चन पूछेगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हार्डेस्ट मेटल, और मेटल के अंदर वो आपका एग्जाम्पल दे देगा किसका, डायमंड का। तो आपको ये गलती नहीं करनी, वहां पर डायमंड टिक नहीं करना है। क्लियर है? आगे देखिए थर्ड, स्ट्रेट। जो आपके मेटल्स हैं वो जनरली कैसे होते हैं, सॉलिड। जो आपके मेटल्स हैं वो जनरली कैसे होते हैं, सॉलिड होते हैं, एक्सेप्ट मरकरी। सिर्फ मरकरी ही एक ऐसा आपका मेटल है जो किस फॉर्म में होता है, लिक्विड। सिर्फ मरकरी ही एक ऐसा मेटल है जो आपका लिक्विड फॉर्म में होता है। नेक्स्ट आपका, अगर इनकी बात करें नॉन मेटल्स की, तो एग्जिस्ट एज सॉलिड या फिर गैस, ये आपका या तो सॉलिड होते हैं या गैस, एक्सेप्ट ब्रोमीन। एक्सेप्शन आपको हर एक करने हैं। देखो केमिस्ट्री में अगर आपको अच्छा स्कोर करना है तो आपको क्या आने चाहिए, एक्सेप्शन आने चाहिए। केमिस्ट्री में क्वेश्चन ही ज्यादातर कहां से बनता है, एक्सेप्शन से या फिर एक्टिविटी से। हो जाएगा भाई क्या, कि जो भी आपके सॉलिड या मतलब जो भी नॉन मेटल है वो सॉलिड होते हैं या फिर गैस, एक्सेप्ट ब्रोमीन, ब्रोमीन को छोड़कर। और ये सारे आपके कैसे होते हैं, सॉलिड, एक्सेप्ट मरकरी। मरकरी रूम टेम्परेचर पर आपका लिक्विड होता है। क्लियर? नेक्स्ट है मैलिएबिलिटी। तो मैलिएबिलिटी क्या होता है, मैलिएबिलिटी ये एक प्रॉपर्टी होती है किसी भी मटेरियल की जिससे उसको पतली चादर के अंदर कन्वर्ट किया जाए, थिन शीट्स के अंदर कन्वर्ट किया जाए, उसको क्या कहा जाता है, आपका मैलिएबिलिटी। तो मैलिएबिलिटी जनरली एक प्रॉपर्टी होती है जिससे हम किसी भी मेटल को बिल्कुल पतली चादर में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे आपने देखा होगा, आप स्कूल में लंच लेकर जाते हैं तो उसमें आपका एल्यूमिनियम फॉइल होगा। तो जो एल्यूमिनियम फॉइल है वो बिल्कुल एक पतली सी चादर होती तो एल्यूमिनियम की है, लेकिन पतली सी चादर, जो एल्यूमिनियम है उसको पीट पीट के बिल्कुल पतली चादर बना दी, तो वो उसकी फॉइल बन गई। तो इसलिए हम क्या कह सकते हैं, मेटल्स कैन बी बिटन इनटू थिन शीट्स। मेटल की पतली सी शीट्स चादर बनाई जा सकती हैं, जिससे गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, ये बहुत ज्यादा क्या है, मेलिएबल मेटल्स हैं। नेक्स्ट, जो आपके नॉन मेटल है ये मेलिएबल नहीं होते। अब गैस है, गैस की चादर कैसे बना दोगे पतली से, नहीं बन सकती। तो आपका नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, मेलिएबिलिटी। तो मेलिएबिलिटी में क्या होता है, थिन शीट्स में चेंज किया जा सकता है। तो मेटल्स मेलिएबल होते हैं लेकिन नॉन मेटल्स मेलिएबल नहीं होते। नेक्स्ट आपका डक्टिलिटी। डक्टिलिटी में क्या होता है, या किसी भी मैटर को हम डक्टाइल कब बोलेंगे, डक्टाइल जिनको पतली वायर्स में चेंज किया जाए। मेटल्स कैन बी ड्रॉन इनटू थिन वायर्स, जिनको क्या पतली वायर में चेंज किया जाए, उनको क्या कहा जाता है, आपका डक्टिलिटी। लेकिन ये डक्टाइल नहीं होते, नॉन मेटल डक्टाइल नहीं होते। अब क्या नॉन मेटल जो है उसकी तार देखिए, कभी गैस की तार देखिए नहीं, लेकिन कॉपर की जो वायर आपके घरों में यूज होती है, पतली सी वायर बना दी जाती है, लेकिन नॉन मेटल की तार नहीं बन सकती। तो डक्टिलिटी के बारे में भी पता लगा। नेक्स्ट आपका कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। कंडक्टर जो हीट को या इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर दे, यानी कि जिसमें से हीट या इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाए, उसको कंडक्टर कहा जाएगा। तो वही मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, दोनों के, यानी कि हीट के भी और इलेक्ट्रिसिटी के, दोनों के आपके अच्छे कंडक्टर होते हैं। एग्जाम्पल, सिल्वर एंड कॉपर बेस्ट कंडक्टर हैं हीट के, और लेड और मरकरी पुअर कंडक्टर हैं हीट के। पुअर कंडक्टर भी आपसे पूछा जा सकता है मेटल्स में, तो आपका लेड और मरकरी क्या होते हैं, पुअर कंडक्टर होते हैं। नेक्स्ट, नॉन मेटल्स आर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी एक्सेप्ट ग्रेफाइट। ग्रेफाइट को छोड़कर बाकी सारे नॉन मेटल आपके कैसे होते हैं, पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि इनमें से इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती, बिजली पास नहीं होती। नेक्स्ट है आपका डेंसिटी। डेंसिटी बोले तो भारी, भाई कोई भी चीज कितनी भारी है, डेंसिटी आपका फॉर्मूला क्या होता है, आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा। डेंसिटी होता है मास बाय वॉल्यूम। डेंसिटी बोला जाता है मास बाय वॉल्यूम को, यानी कि थोड़ी सी जगह में कितना ज्यादा मास है, कितना ज्यादा वेट है, कुल मिला के हम कह सकते हैं कोई चीज कितनी भारी है।
अगर ज्यादा भारी है तो क्या होगा, उसकी डेंसिटी भी हाई होगी, अगर भारी कम है तो उसकी डेंसिटी भी क्या होगी, कम। तो वही डेंसिटी जनरली हैव हाई डेंसिटी एंड हाई मेल्टिंग पॉइंट, इनका मेल्टिंग पॉइंट और डेंसिटी क्या होती है, हाई। नेक्स्ट आपका एक्सेप्ट वही सोडियम और पोटेशियम को छोड़कर, क्योंकि ये आपके कैसे होते हैं, थोड़े सॉफ्ट होते हैं। नेक्स्ट हैव लो डेंसिटी एंड लो मेल्टिंग पॉइंट, लेकिन इनकी डेंसिटी और मेल्टिंग पॉइंट दोनों क्या होते हैं, लो। नेक्स्ट आपका सोनोरस, सोनोरस का मतलब क्या, जब मेटल्स एक दूसरे से स्ट्राइक करते हैं जैसे, तो साउंड प्रोड्यूस करते हैं, ज्यादा साउंड प्रोड्यूस करते हैं, लेकिन जो आपके नॉन मेटल्स हैं वो ज्यादा साउंड नहीं प्रोड्यूस करते। जिससे गैस के पार्टिकल्स हैं, इधर से फेंके इधर से फेंके, क्या ज्यादा साउंड प्रोड्यूस करेंगे, नहीं, हल्की फुल्की सी साउंड प्रोड्यूस करेंगे। लेकिन जो आपके मेटल्स हैं वो बहुत ज्यादा साउंड प्रोड्यूस करते हैं। तो आपकी 8 प्रॉपर्टी होगी। नेक्स्ट है 9th ऑक्साइड्स, मेटेलिक ऑक्साइड, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लें सभी। क्या, जो मेटेलिक ऑक्साइड है, जो मेटेलिक ऑक्साइड हैं वो आपके नेचर में कैसे होते हैं, बेसिक। कैसे होते हैं भाई, बेसिक। और जो आपके नॉन मेटेलिक हैं, जो आपके कैसे हैं, नॉन मेटेलिक, उनके ऑक्साइड कैसे होते हैं नेचर में, एसिडिक। ये क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है, तो इसको अच्छे से नोट डाउन करें। क्या, जो आपके मेटेलिक हैं वो आपके बेसिक, यानी कि मेटल्स के जो ऑक्साइड्स बनेंगे वो उनका नेचर कैसा होगा, बेसिक होगा, बेसिक इन नेचर। लेकिन जो आपके नॉन मेटल्स हैं इनके ऑक्साइड्स आपके कैसे होंगे नेचर में, एसिडिक। कैसे होंगे, एसिडिक। क्लियर है इतना। आगे देखिए, केमिकल प्रॉपर्टी, ये भाई अपनी फिजिकल प्रॉपर्टी थी, नो। फिजिकल प्रॉपर्टी में वही सबसे पहले आपका आया था लस्टर। तो आपके मेटल्स शाइनिंग सरफेस होते हैं, लेकिन नॉन मेटल का सरफेस शाइनिंग नहीं होता एक्सेप्ट आयोडीन। हार्डनेस की अगर बात करें, वही ये हार्ड थे, ये सॉफ्ट थे। स्टेट ये सॉलिड में और ये सॉलिड या फिर गैस में। मेलेबिलिटी, इनको पतली चादर में कन्वर्ट किया जा सकता है, इनको नहीं किया जा सकता। डक्टिलिटी, थिन वायर में चेंज किया जा सकता है, इनको चेंज नहीं किया जा सकता। कंडक्टर, ये अच्छे कंडक्टर होते हैं लेकिन ये पुअर कंडक्टर होते हैं। डेंसिटी इनकी हाई और उनकी लो। सोनोरस, ये साउंड प्रोड्यूस करते हैं, ये नहीं करते। और लास्ट आपका ऑक्साइड, इनके ऑक्साइड बेसिक होते हैं नेचर में, लेकिन नॉन मेटल के आपके एसिडिक होते हैं नेचर में। ये थी भाई फिजिकल प्रॉपर्टी मेटल और नॉन मेटल की। क्लियर है, यहां से आपका एक भी क्वेश्चन नहीं रहना चाहिए। नेक्स्ट है केमिकल प्रॉपर्टी। केमिकल प्रॉपर्टी में आपको ध्यान क्या रखना है कि जब मेटल इस चीज के साथ रिएक्ट करेंगे तो क्या बनेगा, एंड प्रोडक्ट आपका क्या आएगा। बस अगर ये आपको याद हो गया तो आप क्वेश्चंस अच्छे से टैकल कर लेंगे। तो देखिए, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल, पहला है रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद एयर। जब मेटल किसके साथ रिएक्ट करें, एयर के साथ रिएक्ट करें। तो मेटल जब ऑक्सीजन, मतलब एयर में ज्यादातर आपके क्या होते हैं, ऑक्सीजन। तो मेटल जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं, मेटल जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं तो क्या बनाते हैं, मेटल ऑक्साइड। क्या बनाते हैं भाई, मेटल ऑक्साइड। याद रह जाएगा, ये अगर आपको याद रह गया तो आप रिएक्शंस भी अच्छे से कर लेंगे। वही मेटल और ऑक्सीजन मिला तो क्या बन गया आपका, मेटल ऑक्साइड। क्या बन गया भाई, मेटल ऑक्साइड। एग्जाम्पल, 3 एग्जाम्पल दे रखे हैं, तो एग्जाम्पल से देखिए। कॉपर मेटल है, ऑक्सीजन, तो कॉपर और ऑक्सीजन मिलके क्या बन गया, कॉपर ऑक्साइड, तो वही मेटल ऑक्साइड बन जाएगा। एल्यूमिनियम और ऑक्सीजन मिलकर क्या बन गया, एल्यूमिनियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम और ऑक्सीजन मिलकर क्या बन गया, मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्लियर है। नेक्स्ट है द रिएक्टिविटी ऑफ डिफरेंट मेटल आर डिफरेंट विद O2। अलग अलग एलिमेंट की अलग अलग रिएक्टिविटी होगी ऑक्सीजन के साथ, कोई ज्यादा रिएक्टिव होगा तो कोई क्या होगा, कम रिएक्टिव। तो वही सोडियम and potassium react so vigorously that they catch fire if kept in open, so that they are kept immersed in kerosene। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जो सोडियम और पोटेशियम है उनको केरोसिन ऑयल के अंदर क्यों रखा जाता है, क्यों, क्योंकि वो बहुत ज्यादा रिएक्टिव होते हैं, उनकी रिएक्टिविटी काफी ज्यादा होती है। रिएक्टिविटी ज्यादा होने के कारण
वो रिएक्टिंग ना हो, इसलिए क्या हो, केरोसिन ऑयल में उनको डाला जाता है। तो ये ऑक्सीजन से काफी ज्यादा रिएक्टिव होते हैं। और अगर आपसे पूछा जाए क्या बनाते हैं, तो ऑक्साइड्स बना लेते हैं। ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके क्या बना लेंगे, ऑक्साइड बना लेंगे। तो इसलिए इनको केरोसिन ऑयल के अंदर रखा जाता है। तो एक क्वेश्चन आपका ये हो गया क्या, कि जो सोडियम और पोटेशियम है उनको केरोसिन ऑयल के अंदर क्यों रखा जाता है, क्योंकि वो एयर के साथ रिएक्ट करके बर्न हो जाएंगे। नेक्स्ट है आपका, सरफेसेस ऑफ मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक एंड लेड आर कवर्ड विद अ थिन लेयर ऑफ ऑक्साइड विच प्रिवेंट देम फ्रॉम फर्दर ऑक्सीडेशन। यानी कि उनके ऊपर एक थिन लेयर होती है, किस चीज की, ऑक्साइड की, जो उनको फर्दर ऑक्सीडेशन से बचाती है। नेक्स्ट, आयरन डज नॉट बर्न ऑन हीटिंग बट आयरन फीलिंग्स बर्न विगरसली। नेक्स्ट क्वेश्चन वही, कि जो आयरन है, आपने देखा होगा जो लोहा है वो नहीं जलता आसानी से, लेकिन जो लोहे का भोरा होता है, जैसे आप लोहार की दुकान पे जाओगे, वहां पर वो वेल्डिंग वगैरह करते हैं, कट करते हैं, तो जो भोरा होता है नीचे, वो आसानी से बर्न हो जाएगा, लेकिन जो आयरन है वैसा वो बर्न नहीं होगा। नेक्स्ट, कॉपर डज नॉट बर्न बट इज कोटेड विद ब्लैक कॉपर ऑक्साइड। कि कॉपर बर्न नहीं होता, लेकिन कॉपर के ऊपर एक लेयर आ जाती है ऑक्सीजन के साथ। देखो, जैसे आयरन है, आयरन पर रस्टिंग हो जाती है, जंग लग जाता है, ऐसे ही कॉपर पर भी एक क्या कोटिंग से हो जाते हैं, जो ब्लैक कॉपर ऑक्साइड। नेक्स्ट, जो आपका सिल्वर या वो है गोल्ड, डज नॉट रिएक्ट विद ऑक्सीजन। सिल्वर और गोल्ड ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट नहीं करते, इसलिए इनकी ज्वेलरीज वगैरह बनाई जाती हैं, क्योंकि ये जल्दी से खराब नहीं होंगे, जैसा मतलब अभी दिख रहे हैं वो वैसे ही रहेंगे कुछ सालों बाद भी। तो इसलिए इनको ज्वेलरीज बनाने में यूज किया जाता है, क्योंकि ये कम रिएक्टिव होते हैं। क्लियर। नेक्स्ट है एम्फोटेरिक ऑक्साइड, वही मेटल ऑक्साइड विच रिएक्ट विद बोथ। जो आपका एम्फोटेरिक क्या होता है, जो एसिड और बेस के बीच में जिनका नेचर होता है, या फिर जो आपका एसिड और बेस दोनों के साथ रिएक्ट कर जाए, तो वो एम्फोटेरिक कहलाएगा। तो एम्फोटेरिक ऑक्साइड वही मेटल ऑक्साइड विच रिएक्ट विद बोथ एसिड एज वेल एज बेस, जो एसिड और बेस दोनों के साथ रिएक्ट कर सकता है। और क्या बनाता है, सॉल्ट प्लस वाटर। देखिए, ये आपका था एल्यूमिनियम ऑक्साइड, एसिड के साथ रिएक्ट किया तो ये सॉल्ट बन गया, और ये क्या बन गया, वाटर। ऐसे ही यही एल्यूमिनियम ऑक्साइड है, ये आपका बेस के साथ रिएक्ट तो बेस के साथ रिएक्ट करने के बाद सॉल्ट और वाटर बन गया। तो आपका क्वेश्चन वही, कि जब कोई भी मेटल ऑक्साइड है वो एसिड या फिर बेस के साथ रिएक्ट करता है, तो क्या बनाता है, सॉल्ट प्लस वाटर। क्या बनाता है भाई, सॉल्ट प्लस वाटर। जब मेटल ऑक्साइड या तो एसिड के साथ या बेस के साथ रिएक्ट करेगा, तो सॉल्ट प्लस वाटर बनाएगा। नेक्स्ट है रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद वाटर, कि जो मेटल है वो वाटर के साथ रिएक्ट करेंगे तो क्या बनाएगा, मेटल ऑक्साइड। देखो, वाटर में आपका हाइड्रोजन होगा और ऑक्सीजन होगा, दो ही चीज तो होती है। तो ऑक्सीजन तो मेटल के साथ रिएक्ट कर लेगा, और हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो जाएगी अलग से। तो इसलिए मेटल प्लस वाटर आपका क्या बना लेगा, मेटल ऑक्साइड प्लस में हाइड्रोजन। वही मेटल ऑक्साइड प्लस वाटर आपका मेटल हाइड्रोक्साइड भी बना लेगा। नेक्स्ट मतलब अगर रिएक्ट कराएं तो अलग से। तो रिएक्शन विद मेटल्स, मेटल्स के साथ रिएक्शन, तो वही रिएक्ट विद कोल्ड H2O, मतलब ठंडे पानी के साथ कौन कौन रिएक्ट कर लेता है, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम। स्टीम के साथ एल्यूमिनियम, आयरन, जिंक। हॉट वाटर के साथ, पानी के साथ जो कोई रिएक्शन नहीं करता, लेड हो गया, कॉपर हो गया, अपना सिल्वर हो गया और गोल्ड हो गया। और कैल्शियम एंड मैग्नीशियम फ्लोट एज बबल्स ऑफ H2 स्टिक टू देयर सरफेस। तो वही ये रिएक्टिविटी दे रखी है कि पानी के साथ, भाई कैसे पानी के साथ रिएक्ट करेगा, ठंडे के साथ, गर्म के साथ। तो कौन कैसे पानी के साथ रिएक्ट करता है, आप इस टेबल से अच्छे से कर सकते हैं। वही एग्जाम्पल दे रखे हैं, तो ये एग्जाम्पल भी एक बार आप लिखना और ट्राई करना। वही सभी की रिएक्शन किसके साथ है, वाटर के साथ। किसके साथ है, वाटर के साथ। क्लियर है भाई। रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद एसिड, जब मेटल एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं तो वही सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन। वही मेटल जब किसके साथ, वाटर के साथ करते हैं, तब भी क्या आपका ऑक्साइड और हाइड्रोजन बनाते हैं। लेकिन अगर मेटल किसके साथ रिएक्ट करें, आपका
एसिड के साथ, तो क्या बनता है आपका सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन। मेटल जब एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा, सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन। एग्जाम्पल आयरन और HCl रिएक्ट करके ये सॉल्ट बन गया और ये क्या बन गया, आपकी हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो गई। कुछ एग्जांपल्स और दे रखे हैं, इनको भी कर लोगे भाई। नेक्स्ट आपका रिएक्शंस ऑफ मेटल विद सॉल्यूशंस ऑफ अदर मेटल सॉल्ट। मेटल ए है, दूसरे सॉल्ट सॉल्यूशन बी के साथ रिएक्ट करेगा तो वही आपका क्या, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हम बोल सकते हैं इसको। रिएक्टिव मेटल कैन डिस्प्लेस लेस रिएक्टिव, जो ज्यादा रिएक्टिव है। जैसे मान लो हम कहीं जा रखे हैं, एक हट्टा कट्टा इंसान है और एक बिल्कुल दुबला पतला सा है, तो जो हट्टा कट्टा इंसान है वो दूसरे को भगा सकता है, पीट सकता है, ठीक है। तो ऐसे यहाँ पर कि जो मेटल ज्यादा रिएक्टिव होगा वो दूसरे को भगा देगा, चल ऐसे। तो जो मेटल ज्यादा रिएक्टिव वो कम रिएक्टिव को डिस्प्लेस कर देगा, भगा देगा, चला जाए यहाँ से, तो भगा देगा। तो वही मेटल ए सॉल्ट सॉल्यूशन बी, वही रिएक्टिव मेटल कैन डिस्प्लेस लेस रिएक्टिव मेटल फ्रॉम देयर कंपाउंड्स इन सॉल्यूशन फॉर्म, वही कि जो ज्यादा रिएक्टिव हो कम रिएक्टिव को क्या भगा देगा, चल। तो ऐसे ही आयरन CaSO4 था, तो आयरन ज्यादा रिएक्टिव है तो इसने कॉपर को हटा दिया, चल निकल, अब मेरा नंबर है। क्लियर है। तो रिएक्टिविटी सीरीज दे रखे हैं भाई, कौन ज्यादा रिएक्टिव होता है, कौन कौन कम रिएक्टिव होता है। तो सबसे ज्यादा रिएक्टिव आपका पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर आपका और मरकरी वगैरह, ठीक है। उसके बाद क्या हो गया, सिल्वर और फिर गोल्ड। तो ये कम रिएक्टिव है इसलिए ज्वेलरीज वगैरह में, और इनको केरोसिन ऑयल के अंदर डाला जाता है ताकि ये रिएक्ट ना करें एयर के साथ। क्लियर है इतना। रिएक्टिविटी सीरीज दे रखी है, तो रिएक्टिविटी में आपको अगर कोई रिएक्शन दे रखी है तो आपको अगर ये थोड़ी बहुत सीरीज याद रह गई तो आपको पता लग जाएगा कि कौन सा मेटल किसको डिस्प्लेस कर सकता है, किसको भगा सकता है वहां से। रिएक्शन ऑफ मेटल विद नॉन मेटल, अभी तक तो ये और किसी के साथ रिएक्ट कर रहे थे, लेकिन अगर मेटल ही नॉन मेटल के साथ रिएक्ट कर ले तो रिएक्टिविटी ऑफ एलिमेंट इज द टेंडेंसी टू अटेन अ कंप्लीटली फिल बैलेंस सेल। भी रिएक्टिविटी में क्या होता है, सभी की बैलेंसी पूरी हो जाती है, ऐसा ही होगा। तो वही एटम्स ऑफ द मेटल, मेटल के जो एटम है वो क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन्स को लूज करेंगे, और जो आपके नॉन मेटल के हैं वो इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेंगे, गेन करेंगे। तो वही एटम्स ऑफ द मेटल लूज इलेक्ट्रॉन फ्रॉम देयर वैलेंस शेल टू फॉर्म क्या बना लेंगे, कैटायन, और ये क्या बना लेंगे, एनायन, क्योंकि गेन करेंगे, ठीक है। जिसे फॉर्मेशन ऑफ NaCl है। अब देखिए सोडियम और क्लोरीन, अब जो सोडियम है इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है भाई, 11 होता है। आपको हो गया सर, बिल्कुल। और इसका कितना होता है, 17। अगर इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो पहली सेल में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, सिर्फ 2। अगली में कितने आते हैं, 8, 2 और 8 10, बचा 1, क्या नेक्स्ट में आएगा 1। ऐसे ही इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या रहेगी, 2, 8, कितने हो गए 10, बच गए 7, तो 7 अगली सेल में जाएंगे। तो अब यहां पर मैंने क्या बना दिया, न्यूक्लियस बना दिया। पहली सेल में कितने इलेक्ट्रॉन, 2, 1 और 2। दूसरी सेल में कितने, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 इलेक्ट्रॉन। और जो थर्ड सेल है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन, सिर्फ 1। अब यहां पर क्लोरीन में क्या होगा भाई, न्यूक्लियस, पहली सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी में 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। और जो थर्ड सेल है उसमें कितने बच गए, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। अभी हमने पढ़ा, आपको पता है हर चीज लाइफ में स्टेबल होना चाहती है, आप भी स्टेबल होना चाहते हो इसलिए पढ़ रहे हो, आगे जाके मेहनत करोगे। किस लिए, सिर्फ स्टेबल, चाहे फाइनेंशियल स्टेबल हो या वैसे स्टेबल हो। तो आपका मतलब हर चीज इस नेचर में, इस वर्ल्ड में, इस यूनिवर्स में क्या होना चाहती है, स्टेबल होना चाहती है। तो स्टेबल कब होगा, जब उसका कोटा पूरा होगा। जब मान लो आपका कोटा पूरा हो जाए, बैंक बैलेंस बढ़िया, हर एक चीज, तभी तो आप स्टेबल कहलाओगे। लेकिन अगर आप स्टेबल ही नहीं हो, स्टेबल कब होगे, जब आप मतलब पूरा कोट पेट भरा है भाई। या फिर खाने की बात करें, स्टेबल यानी कि कब निचलाए बैठे हुए कहते हैं ना, तो जब पेट पाट भरा है और बढ़िया अपना
मौज हो रखी है। तो वही स्टेबल कब होंगे एलिमेंट, जब उनकी कॉन्फ़िगरेशन पूरी हो। और कॉन्फ़िगरेशन पहली में तो 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, दूसरी में 8 आते हैं, और तीसरी में भी कितने आते हैं, 8। दूसरी सेल में भी 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए, और तीसरी में भी कितने चाहिए, 8। अब इसमें तो 7 है भाई, और इसमें कितने हैं, 1। इसको फिल होने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन और चाहिए, और उसको चाहिए 7। तो 7 तो उसको कोई देने वाला नहीं भाई, कौन देगा, एक ही तो है तेरा, इसको ही निकाल दे। ऐसे सलाह देंगे, बेसिक को निकाल दे, तेरा काम चल जाएगा, फिर तो स्टेबल हो जाएगा। तो इसने क्या किया, 1 इलेक्ट्रॉन अपना इसको दे दिया। जब इसने अपना ये इलेक्ट्रॉन यहां पर दिया, तो इसका ये वाला इलेक्ट्रॉन यहां से क्या हो गया, रिमूव, और यहां पर आ गया। तो इसके 8 पूरे हो गए, और उसके भी आउटर मोस्ट में तो 8 पूरे हो गए ना अभी। तो अभी ये दोनों क्या हो गए, स्टेबल हो गए। तो भाई इसने इसको दिया है, कभी उसको चाहिए तो वापस ले लेगा। तो इनके बीच में क्या बन गया, एक बॉन्ड बन गया भाई। हाँ, हमारा एक बॉन्ड बन गया कि भाई मैंने तेरे को इलेक्ट्रॉन दिया है और तूने मेरा इलेक्ट्रॉन लिया है, तो बॉन्ड बना लेते हैं। जब तेरे को जरूरत होगी अपना वापस ले जियो, ऐसा होता है। तो वही 281, तो ये एक इलेक्ट्रॉन अपना लूज कर देगा, और क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा। तो वही सोडियम ने क्लोरीन को इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया, तो Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव। तो जिसने दिया वो तो दानवीर हो गया, इसलिए उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज। और जिसने इलेक्ट्रॉन लिया वो घाटे में चला गया इन द सेंस नेगेटिव चार्ज, यानी कि उसको कभी ना कभी आगे तो देना होगा, इसलिए घाटे में चला गया, इसलिए क्या हो जाता है, उस पर नेगेटिव चार्ज आ जाता है। नेक्स्ट, आयनिक कंपाउंड वही जो आपका शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स से नहीं, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। सोडियम से क्लोरीन पर इलेक्ट्रॉन्स का क्या हो गया, ट्रांसफर। तो जो ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से बॉन्ड बने उसको क्या कहा जाएगा, आयनिक बॉन्ड। और जिन कंपाउंड में आयनिक बॉन्ड बने उनको कहा जाएगा कंपाउंड, मतलब आयनिक कंपाउंड। वही द कंपाउंड्स फॉर्म बाय ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो कंपाउंड किससे फॉर्म हो, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स से फॉर्म हो, उनको कहा जाता है आपका आयनिक कंपाउंड। प्रॉपर्टी क्या है, फिजिकल नेचर, वही इलेक्ट्रॉन दिया है तो वही ये जनरली क्या होते हैं, हार्ड होते हैं। नेक्स्ट, मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट इनका क्या होता है, हाई। सॉल्युबिलिटी जनरली सॉल्युबल इन वाटर, लेकिन इनसॉल्युबल होते हैं केरोसिन और पेट्रोल वगैरह में। नेक्स्ट है आपका कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, जो इलेक्ट्रिसिटी है इनमें से कंडक्ट हो सकती है। आयनिक कंपाउंड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन मॉल्टन, या तो मॉल्टन या फिर सॉल्यूशन स्टेट में, सॉलिड स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते। अब अक्रेंस ऑफ मेटल्स, मेटल्स भाई हमने पढ़ ली, धातु हमने पढ़ ली। अब धातु आपको कैसे मिलेगी, धातु आपको कैसे मिलेगी, मेटल आपको कैसे मिलेंगे, मिलेंगे तो अर्थ में। तो अर्थ में क्या यूं का यूं मिल जाएगा, मान लो सोना है, सोने की गुट्ठी मिल जाएगी आपको, नहीं ऐसा होगा, नहीं होगा। क्या आपको सोने का कड़ा मिल जाएगा, नहीं मिलेगा। आपको सोने को निकालना पड़ेगा, उसको क्या प्योर करना पड़ेगा, एक्सट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो वही अक्रेंस ऑफ मेटल्स, अक्रेंस ऑफ मेटल्स की बात की जाए तो वही मिनरल और ओर। मेटल आपके दो प्रकार से मिलते हैं, एक तो होता है मिनरल और दूसरा क्या होता है आपका ओर। अब आप कहोगे सर ये क्या चीज होगी, पहला द एलिमेंट्स और कंपाउंड्स विच अकर नेचुरली इन द अर्थ क्रस्ट, जो बिल्कुल नेचुरल वे में हो। भाई अर्थ में हमें कोई चीज मिल गई तो वो आपका क्या होगा, मिनरल, खनिज, वो क्या होगा आपका मिनरल, जो आपको नेचुरली अर्थ में मिल जाए। चाहे आयरन है, चाहे आपका कोयला है, कोई भी मेटल है, कोई भी चीज है, वो जो नेचुरली यूं की यूं मिल जाए वो आपकी मिनरल, मतलब जो हमें मिलती है नेचुरली वो मिनरल होती है। और मिनरल दैट कंटेन वेरी हाई परसेंटेज ऑफ पर्टिकुलर मेटल, तो जिस मिनरल में मेटल की ज्यादा मात्रा होती है उसको और कहा जाता है, यानी कि जिसमें इंप्योरिटी एज कंपेयर टू मिनरल कम हो। क्लियर है भाई, हमें बिल्कुल प्योर स्टेट में तो मिलेगा नहीं, तो जो हमें अर्थ से मिला वो तो हो गया मिनरल। और जिसमें परसेंटेज ज्यादा है उस चीज की मेटल की, तो उसको उसकी क्या कहा जाता है, और कहा जाता है, क्या कहा जाता है भाई, और। तो वही मिनरल्स दैट कंटेन वेरी हाई परसेंटेज ऑफ पर्टिकुलर मेटल एंड द मेटल कैन बी profitably extracted from it, such minerals are called ore। तो उन मिनरल्स को क्या कहा जाता है, और कहा जाता है। तो वही all ores are minerals but all minerals are not ores। ये लाइन आपका फ्यूचर चेंज कर देगी, कौन सा,
कि ऑल ओर्स आर मिनरल, सभी और मिनरल होते हैं, लेकिन सभी मिनरल और नहीं होते। क्लियर है? तो मिनरल जो हमें मिलता है अर्थ से और जिसमें परसेंटेज ज्यादा होते हैं जिस मिनरल में, उसको क्या कहा जाता है? और कहा जाता है। क्लियर? एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स फ्रॉम ओर्स, तो भाई अलग अलग प्रोसेस है। पहला एनरिचमेंट ऑफ ओर, दूसरा उसमें से मेटल्स को एक्सट्रैक्ट कर लेना और फिर उसको क्या करना? प्योर करना, रिफाइन करना। तो कंसंट्रेशन ऑफ ओर को कैसे कंसंट्रेट किया जाता है भाई? अलग अलग चीज है तीन। एक तो मेटल विद हाई रिएक्टिविटी, कुछ मेटल ऐसे होते हैं जो बहुत ज्यादा रिएक्टिव होते हैं, जिनमें रिएक्टिविटी कम होती है, और जिनकी रिएक्टिविटी बहुत ज्यादा कम होती है। तो जो बहुत ज्यादा रिएक्टिव है उनकी इलेक्ट्रोलिसिस कराई जाती है मोल्टन स्टेट में और हमें प्योर मेटल मिल जाता है। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जो आपके मेटल्स ज्यादा रिएक्टिव हैं उनको हम कैसे ऑब्टेन करेंगे, मीडियम वालों को कैसे करेंगे, और जो कम रिएक्टिव है उनको ऑब्टेन कैसे करेंगे, क्या क्या मेथड है? तो पहला मेथड किनके लिए? जिनकी रिएक्टिविटी हाई होती है, हाई होती है उनको इलेक्ट्रोलिसिस कराई जाती है, यानी कि उसके मोल्टन स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी का मतलब, इलेक्ट्रोलिसिस का मतलब क्या होता है? उसमें इलेक्ट्रिसिटी पास कराएंगे, पास कराने से पॉजिटिव नेगेटिव अलग अलग सेपरेट हो जाएंगे और चीजें प्योर हो जाएंगी, तो वही प्योर मेटल हमें एक्सट्रैक्ट होकर मिल जाएगा। लेकिन जो जिनकी रिएक्टिविटी मीडियम होती है, अब उनमें एक होती है कार्बोनेट और एक होती है सल्फाइड और। कार्बोनेट और जिसमें CO3 हो और सल्फाइड जिसमें सल्फर लगा हो, तो ये आपका लिमिटेड एयर और ये एक्सेस एयर। अगर रिएक्शन कराई जाए लिमिटेड एयर में उसको कहा जाता है कैल्सिनेशन, और जिसमें रिएक्शन कराई जाए एक्सेस एयर, ज्यादा मात्रा ऑक्सीजन की, तो उसको कहा जाता है रोस्टिंग। तो रोस्टिंग वही किसी चीज को बर्न करना, लिमिटेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन या एयर, उसको कहा जाता है कैल्सिनेशन। और किसी चीज को बर्न करना, एक्सेस एयर, एक्सेस ऑक्सीजन, पूरी मात्रा में प्रचुर मात्रा में ऑक्सीजन मिले, उसको कहा जाता है रोस्टिंग। रोस्टिंग और कैल्सिनेशन में भी आपसे पूछा जा सकता है। तो रोस्टिंग आपकी होती है कैसे? एक्सेस एयर, एक्सेस ऑक्सीजन से, और आपका कैल्सिनेशन क्या होता है? लिमिटेड ऑक्सीजन या लिमिटेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्साइड बन गया मेटल का, उसके बाद उसको रिड्यूस किया जाएगा। भाई जो ऑक्सीजन आगे चिपक गया, उस चिपके हुए ऑक्सीजन को भी तो रिमूव करना होगा, तो उस ऑक्सीजन को रिमूव करने की प्रोसेस को रिडक्शन कहा जाएगा, और फिर मेटल प्योर हो जाएगा। क्या करना है? जो आपके मीडियम रिएक्टिव होते हैं, या तो कार्बोनेटेड और होगा या सल्फेट और होगा, तो आपको उन्हें बर्न करना है विद इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन करोगे, या फिर इन द प्रेजेंस या एब्सेंस एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। अगर ऑक्सीजन की ज्यादा मात्रा है तो वो रोस्टिंग कहलाता है, कम मात्रा है तो आपका क्या कहलाता है? कैल्सिनेशन। तो आपका ऑक्साइड बन गया मेटल का। अब जो मेटल का ऑक्साइड बना है उस पर ऑक्सीजन आकर जो चिपका है उसको रिमूव भी तो करना होगा, तो उस रिमूव करने वाली प्रोसेस को रिडक्शन कहा जाता है। जब वो ऑक्सीजन भी रिमूव हो गया, रिड्यूस हो गया वहां से, तो हमें प्योर मेटल मिलेगा, तो प्योर मेटल मिल जाता है। मेटल ऑफ लो रिएक्टिविटी, वही सल्फाइड और होती है इसमें जनरली, और सल्फाइड और में आपकी, सल्फाइड और में रोस्टिंग होती है, और कार्बोनेट और में क्या होती है? कैल्सिनेशन। तो रोस्टिंग होगा तो मेटल मिल जाएगा, रिफाइन कर लेंगे। क्लियर है? स्टेप इन्वॉल्व्स इन एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल फ्रॉम ओर, तो वही पहले गैंग, गैंग इम्प्योरिटी, जिस चीज में क्या हो? इम्प्योरिटी हो, उसको गैंग कहा जाता है। फिर उसकी रोस्टिंग करेंगे या फिर कैल्सिनेशन, फिर उसको रिड्यूस कर देंगे। इंपॉर्टेंट टर्म वही गैंग क्या होता है? ओर्स आर यूजली कंटामिनेटेड विद लार्ज अमाउंट ऑफ इम्प्योरिटी, जिसमें बहुत ज्यादा क्या हो? इम्प्योरिटी। कहते हैं इनकी गैंग आ गई। गैंग यानी कि जो ऐसे वाहियात से लोग या वाहियात से बच्चे हों, यानी कि जिनको सेंस कम है, कैसे बड़ों से बोलते हैं या लड़ाई झगड़ा जो ज्यादा करते हैं, उन्हीं को तो गैंग कहा जाता है। भाई उसके गैंग आ गई, उसके गैंग आ गई, ऐसा ही झगड़ालू इंसान। तो वही जिनमें इम्प्योरिटी ज्यादा हो, इम्प्योरिटी की अमाउंट ज्यादा हो, उसको क्या कहा जाता है? गैंग। जैसे मिट्टी की इम्प्योरिटी हो सकती है, सैंड वगैरह, ये सारी गैंग में कंसिडर होती है। सेकेंड, रोस्टिंग। द सल्फाइड और आर कन्वर्टेड इनटू ऑक्साइड, जो सल्फाइड और है उनको किस में चेंज किया जाएगा? ऑक्साइड्स में, बाय हीटिंग स्ट्रांगली इन द प्रेजेंस ऑफ एयर। और जिसमें कार्बोनेट और को चेंज किया जाएगा ऑक्साइड में विद लिमिटेड अमाउंट ऑफ एयर, ये आपका कैल्सिनेशन रहेगा। रिडक्शन में क्या होगा? उस ऑक्सीजन को रिमूव किया जाएगा, वहां से रिमूव कर दिया जाएगा, तो मेटल ऑक्साइड्स आर रिड्यूस्ड टू कॉरेस्पॉन्डिंग मेटल बाय यूजिंग रिड्यूसिंग एजेंट लाइक कार्बन। ऑक्सीजन रिमूव हो गया, तो वही रिफाइनिंग ऑफ मेटल है।
द मोस्ट वाइडली यूज्ड मेथड फॉर रिफाइनिंग, क्या? इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग। इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनरी मैंने कहा था कि हम क्या लेंगे, एक बीकर ले लिया मैंने, दो रोड्स ले ली, या इनको हम इलेक्ट्रोड्स बोल सकते हैं मेटल की, ठीक है भाई। ये हमने एक की लगा दी, यहां पर एक सेल या बैटरी हम लगा देंगे, क्लियर। अब एक हो गई आपकी कैथोड और एक हो गई आपकी एनोड। आज मैं आपका पॉजिटिव नेगेटिव का फंडा क्लियर करा दूंगा। बच्चे 12th पूरी कर लेते हैं, उनका पॉजिटिव नेगेटिव का फंडा क्लियर नहीं होता। तो देखिए, एनोड अपने आप में पॉजिटिव होती है और कैथोड अपने आप में नेगेटिव होती है। कितना क्लियर? अब हमने क्या, कॉपर की रोड ले ली थी यहां पर, किसकी? कॉपर, ठीक है। अब हमने सॉल्यूशन डाल दिया इसके अंदर, जिसको क्या कहा जाता है? इलेक्ट्रोलाइट। क्या कहा जाता है? इलेक्ट्रोलाइट। यहां पर हमने कॉपर की रोड है तो CuSO4 लेंगे, CuSO4। अब जो ये CuSO4 है, जब हमने इसमें इलेक्ट्रिसिटी पास कराई है, पॉजिटिव टर्मिनल नेगेटिव, जब हमने की ऑन मतलब अटैच की, तो ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज आने की वजह से, इलेक्ट्रिसिटी आने की वजह से जो ये CuSO4 है, ये भी आपका कन्वर्ट हो जाएगा किसमें? Cu टू पॉजिटिव और SO4 टू नेगेटिव, ऐसे ही। तो ये पॉजिटिव हो गया और ये नेगेटिव। तो जो पॉजिटिव है Cu, ये पॉजिटिव वाले एनोड के पास जाएगा, कैथोड के पास जाएगा? तो ये आप कहोगे सर कैथोड के पास जाएगा, क्योंकि पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्ट ईच अदर। तो ये जो पॉजिटिवली चार्ज है, ये किसके पास जाएगा? नेगेटिव के पास। तो ये क्या बन गए? आयन बन गए। आयन जो आपके किस पर आए? कैथोड पर। तो कैथोड से CAT ले लिया, तो CAT कैट आयन। तो ये कौन सा आया था? इस पर पॉजिटिव चार्ज था, तो कैटायन कैसा होगा? पॉजिटिव। कैथोड नेगेटिव होती है लेकिन कैटायन पॉजिटिव। दोबारा समझना, जो SO4 नेगेटिव है, SO4 नेगेटिव वाला कहां आएगा? इस पॉजिटिव वाली पर। ये अपने आप में क्या है? नेगेटिवली चार्ज है। कैसा है? नेगेटिवली चार्ज। तो एनोड का AN ले लिया, तो जो आयन एनोड पर आए उस आयन को क्या कहा जाएगा? एनायन। तो एनायन कैसा होता है? नेगेटिव। और कैटायन कैसा होता है? पॉजिटिव। कैथोड कैसी होती है? नेगेटिव। और एनोड कैसी होती है? पॉजिटिव। उम्मीद है ये क्लियर हो गया। अब आप कभी भी इस चीज में कंफ्यूज नहीं रह सकते। तो वही, एनोड इम्प्योर कॉपर, कैथोड स्ट्रिप ऑफ प्योर कॉपर। इलेक्ट्रोलाइट, वही सॉल्यूशन ले लिया हमने, किस चीज का? कॉपर सल्फेट का। On passing the current through electrolyte, the impure metal from anode dissolves into the electrolyte. वही डिसोल्व हो जाता है। वही, an equivalent amount of pure metal from the electrolyte is deposit, कैथोड पर डिपॉजिट हो जाएगा। ये चीज दे रखी है भाई। नेक्स्ट है कोरोजन। कोरोजन वही, जंग लगना, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर लेना। The surface of some metal get corroded when they are exposed to moist air for a long period of time. लंबे टाइम के लिए अगर moist air में रखेंगे तो क्या हो जाएगा? corrosion। क्या हो जाएगा भाई? corrosion होगा। एग्जाम्पल, जो सिल्वर है वो ब्लैक हो जाता है। Silver becomes black when exposed to air as it reacts with air to form a coating of silver sulfide. सिल्वर सल्फाइड की कोटिंग हो जाती है। इसलिए चांदी की जो चीजें हैं, आपने देखा होगा जो ज्वेलर्स हैं वो उसको कंटेनर में देते हैं, जो भी वो है, ठीक है, उस बॉक्स में। तो उसके अंदर कभी कभी कॉटन भी डाल देते हैं। कॉटन क्यों डालते हैं? क्योंकि कॉटन वाटर वेपर्स को, मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेगा। एब्जॉर्ब कर लेगा तो रिएक्ट नहीं कर पाएगा, रिएक्ट नहीं कर पाएगा तो वो ऐसे का ऐसा रहेगा आपका। तो वही, सिल्वर ब्लैक हो जाता है। ये आपका कोरोजन का एग्जांपल है। कॉपर रिएक्ट विद मॉइस्ट कार्बन डाइऑक्साइड इन द एयर एंड गेन्स अ ग्रीन कोट। कॉपर पे ग्रीन ग्रीन कोटिंग हो जाती है, आपने देखा होगा, तो ग्रीन कोटिंग भी कोरोजन कहलाएगा। वही, आयरन जो है, आयरन पर जंग लग जाता है ब्राउन फ्लेकी कलर का, उसको रस्ट कहा जाता है, जंग, ठीक है। प्रिवेंशन ऑफ कोरोजन कैसे कैसे बचाया जा सकता है? आपने देखा होगा लोहे की जो चीज है उसको पेंट कर देते हैं, ग्रीस कर देते हैं, ऑयल लगा देते हैं, क्योंकि बाहर वो कॉपर उसकी पेंट की लेयरिंग हो गई, वो लेयर होने की वजह से मॉइस्ट एयर का कांटेक्ट नहीं हो पाता डायरेक्ट। अगर वो नहीं हो पाएगा तो आपका रिएक्शन नहीं हो पाएगी। तो इसीलिए पेंट किया जाता है चीजों को, ऑयल लगाया जाता है, या फिर आपका क्या लगाया जाता है? ग्रीस।
वही द रस्टिंग ऑफ आयरन कैन बी प्रिवेंटेड बाय पेंटिंग, ऑयलिंग, ग्रीजिंग, गैल्वेनाइजिंग, क्रोम प्लेटिंग एंड यही एलॉयज वगैरह बनाकर। गैल्वेनाइजेशन क्या होता है? इट इज अ मेथड ऑफ प्रोटेक्टिंग स्टील एंड आयरन फ्रॉम रस्टिंग बाय कोटिंग देम विद अ थिन लेयर ऑफ जिंक। अगर उसके ऊपर एक पतली सी लेयर जिंक की कोट कर दें तो जिंक इनके कंपैरिजन में कम रिएक्टिव होगा, और अगर खराब होगा तो जिंक हो जाएगा, तो जिंक आयरन को बचा लेगा। किसको बचा लेगा? आयरन को। तो ये आपका गैल्वेनाइजेशन कहा जाता है। अलॉय वही दो मेटल्स को मिलाकर एक नई चीज बना देना अलॉय कहलाता है। वही एन अलॉय इज अ होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर मेटल। दो और दो से ज्यादा मेटल मिलकर जब मिक्स हो जाएं तो उस होमोजेनियस मिक्सचर को क्या कहा जाता है? अलॉय। एग्जाम्पल अलॉय के वही आयरन मिक्स्ड विद स्मॉल अमाउंट ऑफ कार्बन बिकम्स हार्ड एंड स्ट्रॉन्ग। स्टील किससे मिलकर बनता है? आयरन, निकल को या फिर क्रोमियम। ब्रास, कॉपर और जिंक से। इससे भी एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है। पहला क्वेश्चन कि अलॉय क्या होता है? दो मेटल्स का होमोजेनियस मिक्सचर। ब्रास क्या होता है? कॉपर प्लस जिंक। ब्रॉन्ज क्या होता है? कॉपर प्लस टिन। सोल्डर क्या होता है? लेड प्लस टिन। और अमलगम क्या होता है? इफ वन ऑफ द मेटल इज मरकरी। अगर एक मेटल क्या है? मरकरी। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इनको नोट डाउन कर लें और लर्न कर लें। तो आपका जो चैप्टर मेटल्स एंड नॉन मेटल्स है वो क्लियर हो चुका है। मैंने बताया मेटल और नॉन मेटल क्या होता है, फिजिकल प्रॉपर्टी के उससे हमने उनको डिफ्रेंशिएट किया। कोई बच्चा नहीं भूलेगा, ठीक है। केमिकल प्रॉपर्टी की कि ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेंगे तो ऑक्साइड्स बना लेंगे। मेटल नॉन मेटल मिलेंगे क्या बनेंगे? एसिड के साथ या बेस के साथ मिलेंगे तो क्या बनेगा? केमिकल प्रॉपर्टीज भी हमने की। हमने देखा कि इनको हम कैसे एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। रोस्टिंग, कैल्सिनेशन हमने पढ़ा। रोस्टिंग प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, कैल्सिनेशन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ये सारी चीजें की कि कैसे मेटल्स को एक्सट्रैक्ट किया जाता है। कोरोजन पढ़ा, कोरोजन से बचाने के मेथड पढ़े। तो आपका मेटल्स एंड नॉन मेटल कंप्लीट हो गया। अब एक भी क्वेश्चन अगर आपने वीडियो ध्यान से देखी है और इन चीजों को रिवाइज कर लिया तो आपका एक भी क्वेश्चन स्किप नहीं हो सकता, ये मेरी गारंटी है। तो अच्छे से इस वीडियो को दोबारा देखें अगर आपने अभी भी ध्यान से नहीं देखी, और कमेंट करके बताएं कि आपको वीडियो कैसे लगी। और अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।